सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आप सबके यूजीसी नेट की एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई होगी जिनका हिंदी सब्जेक्ट है। बाकी लोगों की मे भी शायद अभी 1-2 दिन चलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अच्छे से एग्ज़ाम का पेपर दिया होगा। और अभी मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ लेकर आऊँगी, क्योंकि मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया है। मैंने कुछ पढ़ा तो नहीं था, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन मेरी एग्ज़ाम यहीं पर थी, PNM मॉल में सेकेंड शिफ्ट में थी। तो मैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम का ऑनेस्ट रिव्यू ला सकूँ, इसलिए मैं जाके एग्ज़ाम दी। क्योंकि कुछ लोगों ने भी सजेस्ट किया कि जब यहाँ पे हो तो जाके देने में क्या जाता है। तो मैंने बोला ठीक है, आखिर दिसंबर वाला तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं दूँ, लेकिन इस वाले को मैंने स्किप किया था जस्ट बिकॉज ऑफ BPSC। और देखिए, एक होता ना कि आप 10 दिन में पढ़ के JRF तो नहीं निकाल सकते हैं, और नेट मुझे चाहिए नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, मुझे जो करना है मैं उसके लिए पढ़ूंगी। बट ठीक है, इन सब के बीच मैं बताऊंगी कि आपका जो एग्ज़ाम का पेपर था वो कैसा था एक्चुअल में। देखिए, इस जो टीचर बन के बताना होता है ना, वो बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप खुद एक स्टूडेंट की तरह एग्ज़ामिनेशन हॉल में प्रेजेंट रहते हैं और उस प्रेशर को झेलते हैं और तब आप एग्ज़ाम देते हैं ना, उसका जो एनालिसिस वो इंसान जितने अच्छे से कर सकता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई बाहरी इंसान अच्छे से कर सकता है। दैट्स वाई आई एम हेयर टू शेयर माई ओपिनियन विथ यू। और देखिए, एग्ज़ाम का जो लेवल है, ये मैं कल भी वीडियो बना सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि एक तो मैं आते आते घर लेट हो गया, 8 बज गया था हॉस्टल से, वहाँ काफ़ी दूर है PNM मॉल। वहाँ से आते आते और ट्रैफिक वगैरह में तो 8 साढ़े 8 हो गया था। तो मुझे लगा कि इस वक्त वीडियोस बनाना और कुछ ज़्यादा जल्दीबाजी भी हो जाएगी जब तक कि मैं आप लोगों से बात ना कर लूँ, या फिर मैं खुद भी बैठ के सोच ना लूँ एक तरह से कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, मेरा जो एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में था, और सबसे पहले क्वेश्चन मेरा स्टार्ट होता है DI से ही। और DI मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बनाना। और एक होता है ना कि माइंड में ये सेटिस्फेक्शन रहता है कि 5 का 5 DI मेरा सही हो जाएगा। लेकिन DI बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव। आसान था DI, ये मैं नहीं कहूँगी कि टफ था। DI आसान था लेकिन कैलकुलेटिव था, क्योंकि एक था ना, Jio TV था, Sony TV था, और कलर्स TV का था, फिर G TV का था। तो सबका था, कुल टोटल दे दिया था, उसमें से आपको रेशियो दिया हुआ था मेल और फीमेल का। फिर वैसे ही आपका सोनी TV का दे दिया था, टोटल दिया था, फिर मेल और फीमेल का रेशियो दिया था। वैसे 6 का दिया था, ABCDEF करके। उसमें से आपको बताना था, टोटल का आपको निकालना था, एवरेज पूछ दिया था, फिर उसमें मेल और फीमेल का अंतर पूछ दे रहा था, 6 का। तो वो सब निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी हो गया था, बट क्वेश्चन ईजी थे, वो बन सकते थे, कोई भी बना सकता था, जिनको भी पता है बनाना मैथ्स वगैरह तो वो बना सकते थे। ओवरऑल क्वेश्चन ठीक था पेपर 1 का, मैं ये नहीं कहूँगी कि टफ था ज़्यादा, बट ठीक था। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा रिज़ल्ट आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी सीरियसली। मैं बस आप लोगों को के साथ रिव्यू शेयर करने के लिए मैं गई थी, और फॉर्म फिलअप किए थे। 1100 रुपये मैंने जब पेड किया है, तो मैं फिर बैठ के क्यों नहीं एग्ज़ाम दे लूँ। तो मैं इस वजह से सिर्फ गई थी। और पेपर 2 की अगर बात करें, तो जैसा कि मैंने रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, 1-2 लोगों से मैंने कोशिश की वहाँ पे बात करने की, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे लोग कैमरा देखते ही एकदम से होता है ना, छुपने लगते हैं। ऐसे विदाउट कैमरा या ऑफ कैमरा लोग सब बात शेयर करते हैं कि हाँ पेपर ऐसा था वैसा था। एग्जामिनेशन हॉल के बीच में भी मेरी कुछ लड़कियों से बात हुई, बाहर निकल के भी बात हुई, लेकिन कैमरा में आके कोई नहीं बोलना चाहता है। तो मुझे 2 ही लोगों के रिव्यू मिल पाए, क्योंकि लेट भी हो रही थी और सब लोग को भागना भी था, और कैमरा के सामने आके कोई बोलना नहीं चाहता है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है ना। जब आप अपनी रिव्यू देंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ एग्ज़ाम का एग्जैक्टली क्या लेवल था। तो देखिए, जो पढ़ के गए थे बच्चे, उनके लिए एग्ज़ाम बहुत आसान था, और जिनकी तैयारी उस लेवल की नहीं है उनके लिए वाकई में टफ था। तो दोनों था, मैं ये नहीं कहूँगी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी था, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ था। एग्ज़ाम का जो लेवल था वो मॉडरेट था। मॉडरेट इन द सेंस कि अगर 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी पूछे थे, तो 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ भी पूछे थे। बाकी के क्वेश्चन एवरेज पूछे थे। जो डीप नॉलेज किया होगा, जो डीप स्टडी किया होगा, लाइक देखिए, कोशिका घटवार मैंने अपने चैनल पे पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा के यहाँ पे शेयर किया। आप लोग देखे तो नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग को लगता है कि अरे इतना कौन पढ़ेगा यार, एग्ज़ाम में पूछता है क्वेश्चन वहाँ से। अब छिज्जर करके ये वाला क्वेश्चन पूछा था उसमें कि क्या चलती है, मथानी की आवाज़ जो चलती है उसमें वो किस चीज़ की आवाज़ का बताया था। उसमें कुछ 2 चिन्ह था, लेकिन ये मैंने पढ़ा हुआ था, तो ये मेरे लिए क्वेश्चन ये बहुत आसान था, क्योंकि मैंने कोशिका घटवार पूरा पढ़ा है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे उनको ये बहुत टफ क्वेश्चन लगा होगा कि यार इतना टफ क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो वही चीज़ है ना, जो चीज़ आप पढ़ें आपके लिए आसान है, जो चीज़ आप नहीं पढ़ें वो आपके लिए टफ हो जाएगा। बट देखा जाए, मुझे लगता है कि क्वेश्चन का लेवल एवरेज ही कहेंगे, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि इस बार क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाया गया था, जो कि इसके पहले 2-3 बार किया गया था कि उसमें
कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे, जैसे कि दामुल हौज मैलांचल से, ये रिपीटेड क्वेश्चंस है कि दामुल हौज हो गया था मतलब आजीवन कारावास हो गया था। फिर कुछ क्वेश्चन ये भी थे, शामनाथ चीफ की दावत वाला मिलान करना था पात्रों को, तो ये भी आसान क्वेश्चन में ही गिना जाएगा। उसके अलावा भी बहुत क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि आगरा बाज़ार में कशकोल का अर्थ क्या होता है, तो ये अगर आप भूमिका पढ़ेंगे तो पहले ही पंक्ति में दिया हुआ, कशकोल का मतलब होता है भिक्षा पात्र। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि बिना पढ़े हम जाके यूजीसी नेट की एग्ज़ाम दे दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। और देखिए, सबसे पहली बात मैं इस क्वेश्चन पे तो डिस्कशन करूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। देखिए मेरे हिसाब से कितने हैं, अप्रॉक्स 25-30 क्वेश्चन हैं। तो ये 25-30 क्वेश्चन ही हैं जो वन लाइनर फॉर्म में है, और इसको हम आसान क्वेश्चन कहेंगे। बट इसके अलावा जो क्वेश्चन थे, जो मुझे याद भी नहीं है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या पंक्तियों को बकरी नाटक की पंक्तियों को गाना था जो उसको बोला गया था अरेंज करने के लिए, तो वो सब क्वेश्चन टफ में आएंगे, ये आपको मानना पड़ेगा। कुछ जो संस्कृत काव्य शास्त्र में है उसमें भी संस्कृत में स्टेटमेंट दिया हुआ था और उसका फिर आपको हिंदी में बताना था कि अर्थ क्या है, तो वो टफ क्वेश्चन में आएंगे। लेकिन हाँ, ये भी नहीं कह सकते हैं कि पूरा क्वेश्चन टफ था, एवरेज कहेंगे ना कि एवरेज क्वेश्चन था। कुछ टफ थे, कुछ मॉडरेट थे और कुछ बहुत ज़्यादा ईजी थे। जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा ईजी थे, जैसे प्रकाशन वर्ष लगातार पूछा जा रहा है किसी का। अब पूछा गया था ये प्रेमचंद्र घर में जो लिखी है शिवरानी देवी उनकी पत्नी, तो उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। और फिर उसके बाद पूछ दिया था ये किस विधा की है, तो वो जीवनी है, प्रेमचंद की जीवनी उन्होंने लिखा था, ये था। फिर मन्नू भंडारी का है एक कौन सा याद नहीं आ रहा है, एक सॉरी क्या तो था याद नहीं आ रहा, एक कहानी याद भी, हाँ। तो इसका भी प्रकाशन वर्ष जो है मैच करने वाले में पूछा हुआ था। और ये किस विधा की है, तो ये भी आपका आत्मकथा है, मन्नू भंडारी की आत्मकथा है ये। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्ट थे, लेकिन ये वही कर सकता है ना जिसने डीप स्टडी की हो। देखिए मैं इस बार के लिए तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी, मैंने छोड़ दिया है ये। मेरे उसके पीछे मैंने रीज़न भी बताया था आप लोगों को कि मैं इस बार बीपीएससी को ही फोकस करूँगी, क्योंकि ये होता है ना कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम किसी चीज़ को कंटिन्यूसली कर रहे हैं कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बीपीएससी है। और हर बार मेरा क्या होता है ना कि ये दूँ कि वो दूँ, बहुत सारे एग्जाम्स बीच में आ जाते हैं, तो इस वजह से मैंने इस बार सारे एग्जाम्स छोड़ दिए हैं। मैं सिर्फ इस बार बीपीएससी को टाइम दूँगी। अगर वो मेरी किस्मत में हुआ तो मुझे मिलेगा, अदरवाइज़ फिर ये तो है ही, पीएचडी में ऑलरेडी इस बार एडमिशन ले लूँगी, फिर दिसंबर वाला नेट मैं दे दूँगी, तो फिर हो जाएगा। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन तो नहीं ली। हाँ, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद लगा था कि काश पढ़ लेना चाहिए था, पढ़ लेती अगर तो जेआरएफ हो जाता। बट कोई नहीं, मुझे कोई इस चीज़ का मलाल नहीं है कि मैंने क्यों नहीं पढ़ाई की। बट ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे थे। और जैसे कि एक दो क्या, मैं पूरा 20 क्वेश्चन जो मुझे याद है वन लाइनर फॉर्म में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आपको पीयू पियोग अस बाउर जीव, इसको आप अपने मन से भी लगा सकते थे कि इसका आंसर बावला होगा। बाउरा का आंसर पूछा था कि क्या मतलब होता है, तो बावला होगा, ठीक। फिर है आर्टिकल 348, ये क्वेश्चन मेरे लिए आसान था, लेकिन हो सकता है आप लोग के लिए टफ हो। आर्टिकल 348 जो होता है मतलब मैच करने के लिए था, मैच नहीं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, उसमें बताना था कि कौन सा गलत होगा। तो देखिए आर्टिकल 348 में कहा गया ना, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो भाषा है उसको इंग्लिश में होगा, वहाँ पे हिंदी लिखा गया था, तो ये चीज़ गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे वो इंग्लिश में ही होता है। आप देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई भी चीज़ होता है तो वो इंग्लिश भाषा में ही होती है, या फिर वहाँ के जो न्यायालय है उसके द्वारा अगर कहा, जो विधानसभा है उसके द्वारा अगर कई लैंग्वेज दिया जाता है तब उसको उसका, लेकिन वो अभी भी इंग्लिश ही है। तो ये क्वेश्चन को हटाना था, एलिमिनेट करके भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सही कर सकते थे अगर आपने प्रॉपर वे में पढ़ाई की है तो। फिर जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का क्रम दिया हुआ था, आंसू था, चित्राधार था, झरना था और लहर था, इसको आपको क्रम में बैठाना था। अगला था तदीय समाज की स्थापना, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था और इनका प्रकाश मतलब वो दिया हुआ था कि किस ईस्वी में था, 1773 में था, 1873 में था सॉरी। तो ये भी आसान क्वेश्चन में आएगा, मेरे लिए आसान है क्योंकि मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ती हूँ, बट आपके लिए ये क्वेश्चन टफ हो सकता है। लखनऊ की कब्र रचना किशोरी लाल गोस्वामी, ये मुझे टफ लगा, ये मैंने नहीं पढ़ा था। खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य, ये प्रिय प्रवास, ये आसान क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है ये। अगला क्वेश्चन है कि खरी बोली हिंदी का हो गया, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन एवं स्टील किसे कहा था, मतलब पहले स्टील था बाद में एडिशन था, कि हिंदी का स्टील और एडिशन। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट को उन्होंने हिंदी का स्टील कहा था और एडिशन कहा था प्रताप नारायण मिश्र को। ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए अपने नोट्स में लिखे हैं, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा भी दूंगी। मैंने अभी उसको कॉपी के ऊपर ही अपना स्टैंड खड़ा किया, इस वजह से मैं अभी नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो इस वजह से ये मेरे लिए कह सकते हैं कि आसान है, क्योंकि ये मेरी कॉपी में है ये चीज़ लिखा हुआ।
और वहाँ पे मुझे ये रिकॉल हो गया, इस वजह से मैं इसको सही कर ली, बट बहुत लोग गलत भी हो सकते हैं। फिर अंधा युग के बारे में सत्य कथन बताना था इसमें कि कौन कौन से सत्य कथन है। फिर अंधा युग के नाटकों का क्रम मैच करना था। अंधा युग के नाटक मतलब जो नाटक होते हैं उसमें से मैच करना था कौन कौन से थे, ठीक है। अंधा युग में एक और था कि आपको दिया हुआ था कि उसमें एक स्टेटमेंट था ना कि महाभारत के 18वें दिन के पूर्व से लेकर के और प्रभात में यीशु की मृत्यु तक का था। तो देखिए पहले तो एक बार मुझे भी देखने में लगा कि अरे सारे स्टेटमेंट तो सही ही बता रहे हैं, लेकिन फिर मैंने जब देखा तो उसमें पूर्व लिखा था, जबकि यहाँ पे संध्या में स्टार्ट हुआ था और अगले दिन भगवान की मृत्यु के बाद से हुआ था। तो ये बहुत होता है ना, बहुत कॉमन सा चीज़ दिया था जिसको आपको पकड़ के एलिमिनेट करना था, वहाँ से आप क्वेश्चंस को सही कर सकते थे। अगला था यूनिट 8 में हिंदी नाटक मैच करना था, इसमें भी प्रकाशन वर्ष के साथ। तो देखिए मैंने अपने चैनल पे पूरे प्रकाशन वर्ष को यूनिट वाइज लिखाया हुआ है और सेकंड शिफ्ट में आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे थे, मैच करने वाले और प्रकाशन वर्ष वाले ज़्यादा से ज़्यादा पूछे थे। लेकिन ये भी नहीं कह सकती कि बाहर से, वो सारे आपके यूनिट में ही थे, तो आपको उतना तो करना पड़ेगा। आप खुद सोच के देखिए, अगर आपको हिंदी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो फिर आप कुछ दिन के लिए हिस्ट्री या ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स पढ़ के देख लीजिए, फिर उसके बाद समझ में आएगा कि आपका सब्जेक्ट बहुत आसान है, आप उस पर समय नहीं दे रहे हैं, इस वजह से आपकी रिज़ल्ट नहीं आ रही है। जो भी बच्चे दिसंबर के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, मैं आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करूँगी कि आपको कैसे पढ़ना है। आप छोटा छोटा गोल बनाइए, आपको पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि अगर मैं 1 महीने पढ़ लूँ ना तो मेरी JRF आ जाएगी, मैं सीरियसली बता रही हूँ। मैं इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा के अपने आप को ये नहीं दिखाने की कोशिश करूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हिंदी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, बशर्ते कि आप पढ़ाई करें बैठ के। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या फिर कहना कि जो इकोनॉमिक्स वगैरह है ना, उसमें आप बहुत ज़्यादा बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं। थोड़ा देर पढ़ोगे नहीं, इतना ज़्यादा पढ़ना है, इतना ज़्यादा इधर उधर के बारे में पढ़ना है ना कि आपका मन जो है ना एकदम बोर हो जाएगा, नींद आने लगेगी। लेकिन हिंदी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना कि आपको इंटरेस्ट आता जाएगा। अगर आप कहानी पढ़ रहे हैं, आप बचपन में आपने चंपक कहानी पढ़ा ही होगा, चंपक बुक आती थी, बहुत सारी किताबें आती थी, तो हम लोग एक दिन में बैठ के पूरा ख़त्म कर जाते। तो वही चीज़ तो है यहाँ पे, आपको कहानी ही तो पढ़नी है, आपको नाटक ही तो पढ़नी है, आपको उपन्यास ही तो पढ़नी है। मानती हूँ उपन्यास पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है उपन्यास पढ़ना, लेकिन आपको आपके सिलेबस में है ही कितना, आप ये तो देखो 6 से 8 उपन्यास तो हैं ही, आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो ये सब चीज़ देखिए, थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। आपको 40,000 रुपये अगर बैठ के घर में बैठ के आपको दे रहा है तो आपसे कुछ तो वो उम्मीद करेगा ना। मुझे लगता है UGC नेट से आसान एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता है कि कोई भी होगा, क्योंकि मैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी दे रही हूँ ना। तो यहाँ PT दीजिए, मेंस दीजिए, अगर मतलब फिजिकल वगैरह कुछ है तो वो दीजिए, या फिर इंटरव्यू दीजिए, फिर भी मेरिट नहीं बन पाता है। और यहाँ पे आपको सिंगल एग्ज़ाम देना है, सिंगल एग्ज़ाम दीजिए, और अगर आप 1% में आ जाते हैं 40,000 रुपये महीने आपको मिलेंगे। आप सोच रहे हैं, आप उसके साथ जो करना है, लाइफ एंजॉय करना है, जो करना है, अदर एग्ज़ाम की तैयारी करनी, सब कुछ कर सकते हैं। आपको 40,000 रुपये मिलेंगे। तो आपको इसके लिए 1 महीने मेहनत, 1 महीने तो मैं नहीं कहूँगी आपके लिए, जो भी लोग थोड़े से अभी बिगनर्स हैं तो उनको लगता है कि आप 2 महीने अभी से ना दिसंबर वाले के लिए लग जाइए। आपको एकदम छोटा छोटा स्टेप उठाना है। पहले आपको सिलेबस देखना है। यूनिट 1, 2, 3 मैं कहूँगी पहले आप छोड़ दीजिए, पहले आप 5 से शुरू कीजिए ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़ सके। अब यूनिट 5 में कविता है, वो भी थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, पूरा कविता मत पढ़िए, छोड़ दीजिए। आप 6 से स्टार्ट कीजिए, वहाँ से आपके उपन्यास वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप पहले याद कीजिए ना कि उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, कौन कौन से रचनाकारों के बारे में आपको पढ़ना है, वैसे करके देखिए। ऐसे पेज वाइज बनाते जाइए कि आपको याद करनी, आज हमको सिर्फ यूनिट 6 का जो भी रचना है उसके प्रकाशन वर्ष याद करने हैं और उसको किसने लिखा है वो याद करनी है। ऐसे छोटा छोटा स्टेप बनाइए, पर डे का स्टेप बनाइए। आप देखिएगा आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा और आप दिसंबर वाला JRF बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे। आप बस मेरे बताए गए रास्ते के अनुसार चलिए, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्वेश्चन है, ये है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो में भारतेंदु ने भाषण कहाँ से दिया था। तो देखिए उसमें ऑप्शन में बलिया था, तो बलिया से ही दिया था भाषण उन्होंने। अगला था झूठा सच के पात्र कौन नहीं थे, उसमें मिलान करना था। तो इसमें मिस्टर ब्राइट और चुन्नीलाल झूठा सच के नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है कि शराब का नशा उनके ऊपर सिंह की तरह झपटा, ये किसने कहा था। तो देखिए ये ओंकार नाथ के लिए कहा गया था। आप कुछ चीज़ों को ना, अगर आपने ओवरऑल पढ़ाई की है ना, तो कुछ चीज़ों को अपने दिमाग से, ये मुझे नहीं पता था सीरियसली कि किसने कहा था, लेकिन जो पात्र उसमें दिए हुए थे ना उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि ये ओंकार नाथ ही कह सकता है इसके बारे में, क्योंकि जो मालिक था वो यही था प्रेस मिल का, शायद कुछ मतलब एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा जो भी पात्र थे वहाँ से एलिमिनेट करके मैंने बताया कि ये ओंकार नाथ ही हो सकता है।
फिर आल्हा की भाषा कौन सी थी, फिर उसमें जो भाषा दी गई थी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बुंदेलखंडी ही आ सकती थी उसमें, तो बुंदेलखंडी। फिर प्रेमचंद घर में का प्रकाशन वर्ष पूछा गया था 1944 ईस्वी। प्रेमचंद घर में किस विद्या की है, तो ये जीवनी थी। शेखर एक जीवनी का खंड पूछा था, जैसे उसमें 4 खंड है ना, तो उसको मिलान। ये सारे मैंने क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। शेखर एक जीवनी से अंधा युग में कितने, अंधा युग का भी क्रम पूछा हुआ था, कौन कौन सा क्रम है वैसे करके मैच करना था उसमें, तो वो भी आपको मैंने ये सारे शॉर्ट नोट्स में, अगर आप देखिएगा मेरे शॉर्ट नोट्स में मैंने ये सारी चीज़ करवाए हुए हैं। आप अगर नहीं पलट के देखेंगे, मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ कि आपको अपना नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी। एग्ज़ाम के टाइम पे आप यूट्यूब चैनल पे मैराथन क्लासेस मत देखा कीजिए, मैं बार बार बोलती हूँ। आपको अपने नोट्स को रिविजन करना है, आप जितना ज़्यादा बार कर सके आपका अपना नोट्स ही काम आएगा वहाँ पर। तो ये इसके 4 खंड को लिखना था क्रम में, वो बकरी नाटक के गीत को क्रम करना था। फिर अरस्तु और आई रिचर्ड्स और ये सब चीज़ का आपको उनके बुक का नाम दिया हुआ था, ये भी आसानी क्वेश्चन कहेंगे। चीफ की दावत भी ठीक था। एक और द्रोणाचार्य से भी क्वेश्चन थे। आकाशदीप की भी पंक्ति दी थी, तो ये टफ क्वेश्चन में आएगा आकाशदीप वाला। फिर मैला आंचल में दामुल हौज का था जीवन करावास। फिर भामा मम्मट वामन विश्वनाथ काव्य शास्त्र से जो है तो इनका भी पूछा था, तो ये भी इनका रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछा गया था। इनकी कौन कौन से इन्होंने सिद्धांत दिए उसके बारे में था। अपना अपना भाग्य जो है उसका पंक्ति पूछा गया था, तो ये टफ क्वेश्चन में आएगा क्योंकि पंक्तियाँ जनरली कोई नहीं याद कर पाता है। मीरा की पंक्तियों की भाषा बतानी थी, तो ये भी टफ क्वेश्चन में आएगा। तो मैं कह ना कि मिला जुला क्वेश्चन था, एवरेज नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल था। कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ थे जो शायद कोई देखा भी ना हो। लेकिन ओवरऑल यही कह सकते हैं कि रिज़ल्ट लाने वाले बच्चे इसी में रिज़ल्ट लेकर आते हैं। आपको अगर JRF चाहिए तो आपको 1% में आना पड़ेगा, और 1% में आने के लिए आपको 1% वाली मेहनत भी करने लग पड़ेगी। मतलब 100 में कोई एक ही आदमी होता है ना जो सीरियस बैठ के 8 घंटा पढ़ाई करता है, तो वो रिज़ल्ट लाता है। और जो 99 लोग नहीं पढ़ाई करते हैं तो वो रिज़ल्ट से बाहर हो जाते हैं। तो ये आपको हो सकता है आपको लगे कि एग्ज़ाम का पेपर बहुत टफ था, लेकिन लाने वाले तो बच्चे ला ही रहे हैं ना। आपके में से, हमारे बीच से ही बच्चे ला रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एग्ज़ाम का पेपर टफ था, सबके लिए टफ था। अगर मेरे लिए टफ था तो वो सबके लिए टफ था, लेकिन लाने वाला बच्चा उसी से रिज़ल्ट लेके आया। तो इस चीज़ को आपको सोचना पड़ेगा, और आगे की तैयारी दिसंबर के लिए आपको ऐसे ही करनी पड़ेगी। तो ये मेरा एक ऑनेस्ट रिव्यू था एज ए स्टूडेंट आप लोग के साथ। जो भी क्वेश्चंस मुझे याद थे वो मैंने लिख के आपको बताएं, और जो क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है वो हो सकता है लेंदी हो, इस वजह से अभी ध्यान में नहीं आ रहे, फिर कुछ दिन बाद याद आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चंस पढ़े थे मैंने। तो ओवरऑल क्वेश्चंस मॉडरेट था, ना ही टफ कहेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा ईजी कहेंगे। टफ भी था, ईजी भी था, डिपेंड करता है कि आपने अपनी तैयारी किस लेवल की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर तो लाइक कर दे।